हम आज बात करते हैं यूनिट 4 में है बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें दो लेसन है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। इम्पॉर्टेंट है। तो बायोटेक्नोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। सजीव या उसके उत्पाद का हम तकनीकी रूप से मनुष्य की आर्थिक प्रगति के लिए प्रयोग करें तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। अब बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि जीन की हेराफेरी करते हैं, या किसी एक सजीव से जीन को निकालकर, जीन क्या है, डीएनए का एक टुकड़ा है, उस जीन को किसी एक सजीव से निकालकर पूर्णतः असंबंधित सजीव के अंदर उस जीन को या डीएनए के टुकड़े को जोड़ा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो जनक हैं पाल बर्ग हैं। कौन से हैं? पाल बर्ग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से चरण हैं, आप समझे। पहला आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, वांछित जीन को पृथक करना। फिर दूसरा है सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, वाहक का चयन करना, जिसके लिए सामान्यतः प्लाज्मिड का चयन करते हैं। तीसरा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए का निर्माण करना या हाइब्रिड डीएनए का निर्माण करना। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्लोनिंग। ठीक है। तो अब एक सामान्यतः रूप से मैं बताना चाहता हूँ, सिंपल रूप से समझें कि ये बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया में ये 4 ऊपर के जीन हैं, और यह जीन, ध्यान से समझें, इस जीन में कीट प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, अर्थात यह जीन से एक निश्चित प्रोटीन बनता है जो किसी विशिष्ट कीट को मार सकता है। ठीक है। और यह सामान्यतः देखा गया कि कपास के पौधों में एक वो खतरनाक कीट लग जाता है जिससे कपास की फसल बर्बाद हो जाती है। उसी कीट को यह बैक्टीरिया के जो जीन थे वो मार सकते हैं। कौन से जीन? ये 4 जीन जो ऊपर दिख रहे हैं। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि एक गुणसूत्र में एक डीएनए होता है, तो जीन क्या है? डीएनए का एक टुकड़ा जो एक निश्चित एंजाइम को बना सकता है। तो अपन ने क्या किया सबसे पहले कि एक आरआई एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसे अनुवांशिक अभियांत्रिकी की कैंची कहते हैं। आरआई एंजाइम को अनुवांशिक अभियांत्रिकी की कैंची कहते हैं, जिसकी खोज किया है 3 वैज्ञानिक ने, नाथन, स्मिथ और आर्बर ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है हिंड। सेकंड, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मुख्य काम है डीएनए को काटना। तो हमने आरआई एंजाइम डाला। एक आरआई एंजाइम का नाम है इको आरआई। यह स्टीरिया कोलाई से प्राप्त होने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के विषय में एक कहानी सुन लो शार्ट में, कि बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरस अटैक करते हैं उस वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जब कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है, तो उस बैक्टीरिया के द्वारा, जब कोई भी वायरस बैक्टीरियोफेज में अटैक करता है, तो आप जानते हो जो बैक्टीरियोफेज है या वायरस है, यदि मैं आपसे बताऊं, यदि यहाँ देखें, यह वायरस था। वायरस में आप जानते हो कि प्रोटीन का एक आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। ठीक है। और ये वायरस था, और ये वायरस का अनुवांशिक पदार्थ था। प्रोटीन का एक आवरण है, उसके अनुवांशिक पदार्थ, और इस वायरस का नाम था यहाँ बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये बैक्टीरिया पर आक्रमण करने वाला है। ये बैक्टीरिया था। ठीक है। और ये बैक्टीरिया का अनुवांशिक पदार्थ। तो जब सबसे पहले बैक्टीरियोफेज या वायरस इस बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, तो अपना जो बाहरी आवरण है कैप्सिड छोड़ देगा, इसका अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर इंटर करेगा। फिर क्या करेगा? इसका अनुवांशिक पदार्थ बैक्टीरियोफेज का इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो इसके अनुवांशिक पदार्थ को मल्टीप्लाई करने से रोकने के लिए इस बैक्टीरिया के द्वारा एक एंजाइम सिक्रीट हुआ जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिरोध करना। तो फिर उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया? इस बैक्टीरियोफेज के अनुवांशिक पदार्थ को टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया।
जब इसके टुकड़े टुकड़े में टूट गया इसका अनुवांशिक पदार्थ किसका, बैक्टीरियोफेज का, तो फिर वो बैक्टीरियोफेज का अनुवांशिक पदार्थ जब टुकड़े में टूट गया तो उसमें रेप्लिकेशन की क्षमता खत्म हो गई। तो रेस्ट्रिक्शन का नाम यहीं से आया है। रेस्ट्रिक्शन का अर्थ है प्रतिबंध करना, विरोध करना। तो किससे साबित हुआ है, इस बैक्टीरिया, इस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया है, उस पर किसी बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया तो बैक्टीरियोफेज के जो अनुवांशिक पदार्थ है उसके मल्टीप्लिकेशन को उसने रोक दिया। किस एंजाइम के द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आगे नाम है एंडोन्यूक्लियेज, चूंकि ये न्यूक्लियस से निकलता है इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियेज। और ये दो प्रकार का है, एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। तो रेस्ट्रिक्शन समझ गए ना, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज है और एंडोन्यूक्लियेज, तो अपन चर्चा करेंगे अभी। तो आरआई एंजाइम में हमने आरआई एंजाइम डाला और ये चारों जीन को हमने पृथक कर लिया। क्यों पृथक कर लिया, क्योंकि कीट प्रतिरोधी थी। किसमें, कपास के लिए। अपन ने कपास के पौधे में या कपास में ये जीनों को डालेंगे जिससे उस पौधे में भी कीट प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए। आरआई एंजाइम हमने बात किया, किसने खोजा है, नाथन स्मिथ और आर्बर ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्लियर ना। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है हिंड। अब क्या हुआ देखना, याद रखें, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम सपोज करिए इस पर काम कर रहा है, ये डीएनए का एक सीक्वेंस बना है। ये सीक्वेंस याद रखें पॉलीड्रोम क्रम है। हर रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम के विषय में बता दूं मैं तुम्हें क्लियर कट कि रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को किनारे से काटता है। कहाँ से काटेगा, किनारे से। और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहाँ से काटेगा, बीच से। क्लियर ना। तो याद रखना, हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हर डीएनए को नहीं काटेगा, ऐसे डीएनए को काटेगा जिसमें कैसा क्रम हो, पॉलीड्रोम क्रम। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक विशिष्ट पॉलीड्रोम क्रम को काटता है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम सभी सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। इकोआरआई एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो किससे प्राप्त हुआ, इस्चीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया से। अब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इस पॉलीड्रोमिक डीएनए, पॉलीड्रोमिक डीएनए समझ गए आप कैसे डीएनए क्रम, GAATTC माने 5 to 3 जो क्रम है वही आपको 5 यहाँ देखने को मिलता है, 3 to 5 to 3 जो क्रम देखने को मिलता है आपको GAATTC यहाँ देखने को मिला, यहाँ मिला उसका उल्टा। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्रम को कहते हैं पॉलीड्रोम क्रम। क्या कहते हैं, पॉलीड्रोम। तो याद रखना कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम किस डीएनए पर काम करता है, किस डीएनए को काटता है, पॉलीड्रोम क्रम जिस डीएनए में हो। अब देखिए दो प्रकार से काट सकता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसके आधे नाइट्रोजनस बेस इस तरफ, आधे नाइट्रोजनस बेस इस तरफ। इस तरह डीएनए जब कटता है पॉलीड्रोम क्रम का डीएनए तो ये बनता है ब्लंट एंड बनेगा। क्या बनेगा, ब्लंट एंड। और देखिए यहाँ इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यहाँ भी इसको काट रहा है, तो देखिए इसमें जो बन गया स्ट्राइकी, ये कौन सी एंड कहलाएंगे, स्ट्राइकी या चिपचिपी एंड। तो दो प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काट सकता है, एक ब्लंट एंड हो सकते हैं, एक स्ट्राइकी एंड। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ब्लंट एंड से काटते हैं, कुछ स्ट्राइकी एंड से। याद रखना इकोआरआई एंजाइम हमेशा स्ट्राइकी एंड प्रोड्यूस करता है। तो जो कुल मिलाकर जो डीएनए हमको प्राप्त हो गया किससे, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस से, आरआई एंजाइम की क्रिया के बाद वो कहलाएगा फॉरेन डीएनए। क्या कहलाएगा, फॉरेन डीएनए, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा हमें मिल गया। अब ये फॉरेन डीएनए जो मुझे मिला उस डीएनए की हम क्लोनिंग करेंगे, मतलब हमें एक कॉपी मिली उसकी हमें 100 कॉपी प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, उसका हम नेचुरल रूप से क्लोनिंग करते हैं या आर्टिफिशियल रूप से। आर्टिफिशियल रूप से उसकी क्लोनिंग करना कहलाता है, किस मेथड के द्वारा करते हैं, PCR, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। उसको मैं समझाऊंगा तुम्हें। और नेचुरल रूप से जब करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं क्लोनिंग के लिए, वेक्टर। वेक्टर मतलब जिस वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वह आपका उसका नाम है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में, डीएनए का एक सर्कुलर गोला। तो जिस प्लाज्मिड का सामान्यतः अधिक प्रयोग किया जाता है वो है PBR 322, किसका नाम है, प्लाज्मिड का नाम। अब आप देखें यहाँ कि
यहाँ आप ध्यान से समझे बात को कि मान लीजिए क्या था, एक प्लाज्मिड था, किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में गुणसूत्र के अलावा डीएनए का एक गोली संरचना पाई जाती है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। अब हमने क्या डाल दिया इसमें, वही आरआई एंजाइम डाला जो इसके पहले हमने फॉरेन डीएनए को प्राप्त करने के लिए डाला था। आरआई एंजाइम डाला तो आपने देखा, देखें यहाँ डीएनए का प्लाज्मिड का इतना भाग कट गया। क्लियर। अब क्या करेंगे अपन कि फॉरेन डीएनए को लाएंगे और यहाँ जोड़ देंगे और ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्लियर। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद इसका प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसके एक गोली संरचना जो थी इसकी 10 गोली संरचना प्राप्त होगी। कितनी होगी, 10 प्लाज्मिड प्राप्त हो गया। जब प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा तो फॉरेन डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा। किस एंजाइम की मदद से जोड़ा है आपने, लाइगेज एंजाइम। तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया है, बोयर ने। बोयर की प्रयोगशाला में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, हमको 10 प्लाज्मिड प्राप्त हो गए तो उस 10 प्लाज्मिड के साथ क्या प्राप्त हो जाएंगे, 10 फॉरेन डीएनए। कितने फॉरेन डीएनए, 10 फॉरेन डीएनए। और फिर वो 10 फॉरेन डीएनए जो हमें प्राप्त हुए हैं उस 10 फॉरेन डीएनए को फिर से आरआई एंजाइम के द्वारा कट करेंगे और वो 10 फॉरेन डीएनए हमें मिले, वो फॉरेन डीएनए को हम किस में डाल देंगे, कॉटन में। और कॉटन में डालने के बाद जो चीज बनेगी वो कहलाएगी बीटी कॉटन। और वो बीटी कॉटन कैसी होगी, कीट प्रतिरोधी क्षमता उसमें विकसित हो जाएगी। ठीक है, ओके।